दीर्घवृत्त यानी एलिप्स के बाद फ्रेंड्स मैं अगले टॉपिक में एंटर कर रहा हूं और वह है अतिपरवलय या हाइपरबोला यानी अतिपरवलय और इसको कहते हैं हाइपरबोला। और हाइपरबोला में क्योंकि जनरली जो चीज़ें इसके अंदर होती है वो सीधी सीधी आपको बता दूं मैं, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं इलिप्स के अंदर ये सेंटर सी और इसका जो इक्वेशन है या डायग्राम है वो ऐसा होगा। और आपको बता दूं ये आपके एल एस एल डेज और ये आपके इसको आप अभी 1 और इसको 1 ले लें 1 और इसको L2 S डैश L2 ले लें। अब S और S यानी जो इसकी नाभियां हैं जिसको फोकाई कहते हैं वो AE0 और ये हो जाएगा आपके -AE0। सीधा सीधा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। और वही आपके तरीका जो इसको अपन A डेज और इसको A कहेंगे, जिसमें ये जो चीज़ें A और A डेज इन दोनों के इसके जो है शीर्ष हैं, ध्यान रखना। अब इसमें जो मानक समीकरण है अतिपरवलय का वो हो जाएगा x² y² b² = 1। दीर्घवृत्त के अंदर जहाँ जहाँ हमने जो समीकरण लिया था मानक समीकरण, उसके अंदर आप b² को -b² से पुट कर दें तो अतिपरवलय का समीकरण आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका मानक समीकरण। और जहाँ पर आपके b² की वैल्यू क्या आएगी a² e² -1, जबकि दीर्घवृत्त में अपन ने पढ़ा b² = a² 1 - e² था। ये आपको पता है। अब इसके अंदर यहाँ b² अपन ने ले लिया है। अब इसके अंदर अगला जो बात आती है अपन इससे इसकी उत्केंद्रता निकाल लेंगे। कैसे? जैसे मान लो ये हो जाएगा e² - 1 = b² और e² = b² + 1। तो ये हो जाएगा आपके a² + b² a²। ये उत्केंद्रता के लिए अपन फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर दूसरी बात आती है इसकी जो नाभियां यानी कि फोकई जो है वो S ± AE0 हो जाएगा। ये आपको पता है। अब तीसरी बात जो आती है इसका नाभिलंब, जिसको हमने LS L डेज कहा है, और वो जो दीर्घवृत्त का होता है वही इसका भी हो जाएगा 2b² A। ये हो जाएगा नाभिलंब। फिर चौथी बात जो आती है वो है अक्ष। इसके अंदर पहला है जो आएगा वो आपके अनुप्रस्थ, यानी दीर्घवृत्त के अंदर अपन ने जो दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष की बात की थी उसके अंदर पहला है अनुप्रस्थ अक्ष, जिसको ट्रांसवर्स अक्ष कहा जाता है, और वो आपके a डैश = हो जाएगा 2 है। कोई विशेष बात नहीं है। और दूसरा जो है आपके इसके अंदर सेकंड वो है अनुप्रस्थ के बाद में उसका जो नाम होगा वो संयुग्मी अक्ष हो जाएगा, और इसको कहा जाता है कॉन्जुगेट अक्ष, जिसको आप क्या लिखोगे b डैश = आपके आ जाएगा ये 2b। ये इसकी मेन इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। ये इन इंफॉर्मेशन के बाद में बाकी जो चीज़ें हैं वो सभी लगभग सेम है, कोई विशेष फर्क नहीं है। ठीक है, अब हम आगे लेते हैं सेम वही बात नाभीय गुण यानी कि फोकल प्रॉपर्टी। जिस तरीके से हमने दीर्घवृत्त के अंदर लिया था SP + S' = 2a, ये दीर्घवृत्त के अंदर फोकल प्रॉपर्टी थी, और परवलय के अंदर जो थी वो A + X
एस पी इक्वल टू, ये परवलय की, ये दीर्घवृत्त की। तो यहाँ नाभीय गुण जो आएगा वो एस डैश पी, थोड़ा सा फर्क है, एस डैश पी माइनस एस पी इक्वल टू 2, ये इसका नाभीय गुण है या फोकल प्रॉपर्टी है। फिर बात करें हम इसके अंदर अगली जो बताती है वो है संयुग्मी अतिपरवलय, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो बात हमने पढ़ी थी पहले, हमारा जो अतिपरवलय था वो लगभग ऐसा था, लेकिन अब की बार जो वो इस फॉर्म में बनेगा तो वो हो जाएगा आपके कॉन्जुगेट हाइपरबोला। और इस कॉन्जुगेट हाइपरबोला का जो समीकरण होगा वो होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दोनों ही माइनस में हो जाएंगे, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपके कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। मतलब ये ध्यान रखना, दोनों ये और जो पहले वाला आ रहा ऊपर वाला, वो दोनों ही कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। ये दोनों ही माइनस में और वहाँ पर खाली यहाँ माइनस होता है। अब इसके अंदर जो अगली बात आ रही है, एक खास बात देखना, जो टॉपिक आता है वो होता है आयतीय अतिपरवलय, दूसरा नाम इसका समकोणीय अतिपरवलय, और तीसरा जो नाम है इसका वो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या फिर इक्विलैटरल हाइपरबोला, ये सभी इसी के नाम हैं। अच्छा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या इक्विलैटरल हाइपरबोला होता क्या है, मैं आपको बता दूं कि ये होता है आपके, जब जो हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1, अगर आपके इसके अंदर b की जगह a हो जाए तो उस केस में ये हाइपरबोला हो जाएगा आयतीय अतिपरवलय, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आपके आयतीय अतिपरवलय, या आप इसको इक्विलैटरल, रेक्टेंगुलर, समकोणीय, चारों इसी के नाम है। देखिए हाइपरबोला की ये एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आयतीय अतिपरवलय, जिसके अंदर b इक्वल टू a होता है, ये आप भूले नहीं। अब इसकी एक खास विशेषता है, आपको बता दूं, इसके अंदर आता है आयतीय अतिपरवलय की उत्केंद्रता E। मतलब आपको पता है कि बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। अब b की जगह a पुट करें तो ये हो जाएगा आपके ए स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो अब आपके ये क्या बन जाएगा, इसके अंदर बन जाएगा आपके ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1। तो ये ई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1, मतलब ये क्या बन गया आपके, ये e इक्वल टू √2। मतलब डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद रखनी है कि आयतीय अतिपरवलय की जो उत्केंद्रता होती है वो आपके √2 होती है। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब एक क्वेश्चन है कि उस अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात करो जिसकी नियता आपके दे रखी है 2x + 3y इक्वल टू 0, या इसको एक काम करो इक्वल टू -1 ले लो, और फिर इसकी उत्केंद्रता आपके दे रखी e की वैल्यू सपोज 2, क्योंकि आपको पता है कि अतिपरवलय के लिए जो e की वैल्यू होती है वो 1 से ग्रेटर होती है, ध्यान रखना। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। हमने 4 केस पढ़े हैं, e इक्वल टू 0, e इक्वल टू 1, e लेस देन 1 और e ग्रेटर देन 1।
वृत्त ये होता है आपके वृत्त, ये होता है अतिपरवलय, परवलय, ये होता है दीर्घवृत्त और ये होता है अतिपरवलय। तो उत्केंद्रता E हो, E = 2 हो और नियता की समीकरण ये हो और आपके नाभि दे रखी है 2, 1, ठीक है ना, 2,1 मान ले इसको, ठीक है ना, ये 2,1 है नाभि। अब आपको इसका समीकरण निकालना है तो हमें ये पता है कि उसके अंदर SP = E × PM, तो ये SP² = E² × PM², ये फॉर्मूला होता है एक जनरल जानकारी के लिए। तो इससे हमारे पास SP यानी S के कोऑर्डिनेट हो गए अपने 2, 1, तो ये क्या हो जाएगा आपके X, क्योंकि अपन ने अतिपरवलय के ऊपर कोई बिंदु अपन ने P ले लिया X, Y, तो हमें ये पता है कि ये इसकी नाभि है, जो भी दे रखा है 2, 1, वैसे यही आनी होगा थोड़ा ऊपर, क्योंकि दोनों जीरो नहीं हो सकता ही है, मतलब S पर ये जीरो हो जाएगा। तो मैंने ऐसे जनरल डायग्राम बनाया आपके, तो आपको ये मानना है। और P अगर यह है और अगर नियता इसकी ये है तो SP = PM, इस तरीके से ये P के कोऑर्डिनेट, तो आपके ये बन जाएगा आप X - 2 होल स्क्वायर प्लस Y - 1 होल स्क्वायर, और E की वैल्यू है आपके 2 और PM यानी कि जो नाभि दे रखी है और मतलब नियता जो दे रखी है +1, इसके ऊपर लंब दूरी यानी कि 4 + 9 और इसका होल स्क्वायर। तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये आएगा आपके 3x² + 40xy + 23y² + 36x प्लस और 2y - 61 = 0। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन ये करने का तरीका ये रहेगा। जहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो ये मानक समीकरण हो रहा है ax² + 2hxy, ये पता होगा आपको, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0, जो मानक समीकरण है बिल्कुल उसी का रूप आ गया है। लेकिन इसके अंदर आपको पता होगा जो डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा इसके अंदर नॉट 0 होगा, और इसके अंदर जो आपके एक दूसरा क्या है h² ≠ AB, ठीक है, ये वाली शर्तें आपको पता होनी चाहिए। तो ये इसका मानक समीकरण हो गया, ये इसका निकालने का तरीका है। अब मैं एक क्वेश्चन जैसे इसका और ले लेता हूँ। ये कह रहा है कि देखिए, ये क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं मैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अतिपरवलय के अक्षों को निर्देश अक्ष मानकर अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है, जिसके लिए नाभियों की दूरियां यानी कि नाभियों की बीच की दूरी, यानी कि जैसे ये नाभि और ये नाभि है S डैश, तो ये यहाँ से यहाँ तक वो आपके दे रखी है 16 और उत्केंद्रता आपके दे रखी है √2। ये इसका समीकरण आपको ज्ञात करना है। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आरपीएससी में पूछा हुआ है, ठीक है। आरपीएससी 2011 का क्वेश्चन है, ये 2011 आरपीएससी का ये क्वेश्चन है। और अब आपके पास इसमें जो दे रखा है ये 16 क्या है, वास्तव में अगर देखा जाए तो 2aE = 16, तो ऐसे केस में आपके a² e² = क्या बन जाएगा, ये काट दो तो 64, या अपन यूँ कहें, अब इसके अंदर e² की वैल्यू दे रखी 2, तो ये आपके हो जाएगा a² और ये 2, ठीक है ना। तो ये आपके e² दे रखा है, तो e² इसके अंदर आ जाएगा आपके। आप सारी वैल्यूज़ e² की वैल्यू भी पुट कर दें आप, तो यहाँ पर आपके a² जो आ रहा है वो आ रहा है 4 चौक 16 दूना 32, यानी कि a आपके आ गया 4√2, ये a आ गया। अब जब a आ चुका तो आप इससे b निकालेंगे
और b निकालने का तरीका जो है ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, तो इससे आपके b स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, तो b भी आपके इसके b स्क्वायर भी आपके सेम 32 आ जाएगा। तो अब यहाँ जब दोनों वैल्यू देखिए सेम आ गई है, तो हमारा जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर अपॉन क्या बनेगा 32 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 32 इक्वल टू 1। तो ये हमारे जो फाइनल आंसर होगा इसका वो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32। ये अपने जो रिक्वायर्ड अतिपरवलय का समीकरण है। मैं आपको बता दूं, अगर इसको ध्यान से देखें तो ये कौन सा अतिपरवलय हुआ, ये रेक्टेंगुलर या आयतीय अतिपरवलय हुआ, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर b इक्वल टू ए दे रखा है। तो ये आपके इजी वे में समझ में आ रहा होगा। अब एक और मैंने बहुत ही शानदार क्वेश्चन लिया है। ये कह रहा है कि यदि, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यदि एक अति परवलय व उसके संयुग्मी अतिपरवलय की उत्केंद्रताएं अगर E व E डैश हो क्रमशः, तो ये पूछ रहा है कि 1/e स्क्वायर प्लस 1/e डैश स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन आपके पास दे रखा है A B C D, और पहला है ये कह रहा है कि 1 -1 0 और ई स्क्वायर ई डैश स्क्वायर, ये इसका दे रखा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो मानक अतिपरवलय है हमारे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1, इसके लिए हमें पता है कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, और इससे आपके ई स्क्वायर की वैल्यू अगर अपन निकालें तो ये हो जाएगी 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। मतलब ध्यान से अगर देखें तो ये 1 अपॉन ई स्क्वायर निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपके ऊपर तो आ जाएगा ए स्क्वायर और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर दूसरा जो संयुग्मी अतिपरवलय अभी हमने पढ़ा कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, दोनों ही माइनस होते हैं। ये संयुग्मी अतिपरवलय हमें पता है, ध्यान रखना। तो इसके लिए जो उत्केंद्रता होगी वो जस्ट इसी से हमारे खाली चेंज कहाँ होगा, दोनों ही जगह वो माइनस होने से आपके ई डैश स्क्वायर जो आएगा वो आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो इससे 1 अपॉन ई डैश स्क्वायर क्या आएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप देखो फाइनल रिजल्ट अगर आप इन दोनों को प्लस करें तो ई स्क्वायर प्लस ई डैश स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप देखिए 1, तो फाइनल आंसर क्या आया आपके 1। तो ये इसका फाइनल आंसर 1 हो जाएगा। फिर आप देखना एक क्वेश्चन और है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप देखना वो कह रहा है कि यदि x प्लस वाई इक्वल टू ए अपॉन टी, वह दूसरी जो रेखा है x प्लस वाई इक्वल टू ए अपॉन टी, और x माइनस वाई जो है वो है आपके ए टी। ये दो रेखाएं दे रखी है। तो ये कह रहा है कि प्रतिच्छेद बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा। ऑप्शन कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, फिर जो सी है वो आपके कह रहा है एक्स स्क्वायर
वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर इसके अंदर अपॉन 2, और डी कह रहा है कि नॉन ऑफ दिस, ये आपके पास इसने दे दिया। आप अगर ध्यान से देखो तो करना कुछ नहीं है, आपको x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो ये a अपॉन टी और दूसरा है ए टी। तो फाइनल रिजल्ट क्या है आपके, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये आपके फाइनल रिजल्ट इसका आ रहा है। ठीक है, ध्यान से अगर देखो तो ये क्या आया आपके आंसर, इसके अंदर कहाँ है ये वाला, और इसका जो अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये आयतीय अतिपरवलय है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैं बात करता हूँ अतिपरवलय की विभिन्न प्रॉपर्टीज। तो मैं जो ले रहा हूँ सरल रेखा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी व अतिपरवलय एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी यहाँ माइनस होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के लिए सबसे पहली बात तो अपन ये बात करें कि ये रेखा इसको स्पर्श करेगी। तो हम इसके अंदर पहला लेते हैं स्पर्श करने की शर्त, टेंजेंट। तो आपको मालूम होगा कि दीर्घवृत्त के अंदर हमने लिया था सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ स्पर्श करने की शर्त जो बनेगी वो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। सीधी सी बात मैंने बताया था, बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर रिप्लेस करना। फिर दूसरी बात इसके अंदर आती है बिंदु पी x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। तो वो क्या हो जाएगा, मैंने सीधा सा बताया उसके अंदर कि एक्स स्क्वायर को आपको लिखना है एक्स x1, वाई स्क्वायर को लिखना है वाई y1। तो एक्स x1 अपॉन ए स्क्वायर, वाई y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा अतिपरवलय की। फिर इसी के अंदर तीसरा आता है ढाल रूप में स्पर्श रेखा का समीकरण। वो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी यानी कि ये c की वैल्यू आप यहाँ पुट कर ले, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस में ये आपके ढाल रूप में स्पर्श रेखा का समीकरण आ जाएगा। सीधी सी बात, कोई परेशानी वाली बात नहीं, जैसा अपन इलिप्स के अंदर कर रहे थे हम जस्ट इसको चेंज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। तो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे इसके अंदर चौथा बिंदु ढाल रूप में, या हम सीधी सी बात कर लें अभिलंब यानी कि नॉर्मल। अभिलंब का समीकरण पहले कार्तीय रूप में बात करें तो कार्तीय रूप में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसको प्लस कर दूं। आपको पता होगा दोनों जगह बी स्क्वायर है और यहाँ दीर्घवृत्त के अंदर यहाँ माइनस था, यहाँ पर भी माइनस था, तो ये जो दोनों ही मैंने प्लस की जगह माइनस कर दी हैं। बहुत सीधी सी बात है, बस मतलब माइनस बी स्क्वायर को मैंने माइनस कर दिया है तो ये दोनों जगह प्लस हो गए, सीधी सी बात। फिर आता है इसी का जो सेकेंड पार्ट अभिलंब रूप में, मतलब अभिलंब का समीकरण ढाल रूप में। तो ये तो आपके किस रूप में था, कार्तीय रूप। और अब दूसरी बात अपन करें वो है y इक्वल टू एम एक्स माइनस एम ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर अपॉन, ध्यान होगा यहाँ माइनस की जगह में प्लस करना है क्योंकि दीर्घवृत्त में यहाँ माइनस था और नीचे भी याद होगा सेम यही पैटर्न था, लेकिन यहाँ प्लस था, लेकिन जो बी स्क्वायर को माइनस कर दिया, यहाँ माइनस था तो हमने प्लस कर दिया और ये बी स्क्वायर माइनस में है, मतलब प्लस में था जो माइनस में कर दिया। ठीक है, तो ये आपके ढाल रूप में दीर्घवृत्त के अभिलंब का समीकरण हो गया। फिर बात करें हम अतिपरवलय, मेन बात है वो है प्राचलिक निर्देशांक या पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन या कोऑर्डिनेट। आपको बता दूं कि दीर्घवृत्त में जिस तरीके से अपन ने लिया वैसे ही हम इसके अंदर भी पैरामेट्रिक इक्वेशन हमारे दो होंगे। इसके अंदर एक तो होगा a सेक थीटा और b टेन थीटा, ये भी इसी के हैं, और दूसरा जो है आपको ध्यान रखना है a कोस हाइपरबोलिक थीटा और b साइन हाइपरबोलिक थीटा, ये आपको दोनों ही इसके लिए याद रखने हैं। फिर हम बात करें पैरामेट्रिक के बाद में अगली बात आती है जो चीज़ हमने सेम उसके अंदर ली थी अपने दीर्घवृत्त में, वही कि किसी जीवा यानी कि जीवा किसकी, अतिपरवलय की, जो φ1 व φ2 को मिलाती है, φ1 और φ2 को मिलाने वाली जीवा का समीकरण है। आपको पता होगा दीर्घवृत्त में हमने ऐसी ही लिखी थी x अपॉन a कोस φ1 माइनस φ2 अपॉन 2, यहाँ प्लस है बीच में, उसमें दीर्घवृत्त में याद करो दीर्घवृत्त में यहाँ प्लस था तो मैं अब इसको माइनस कर रहा हूँ, y अपॉन बी साइन φ1 प्लस φ2 अपॉन 2 इक्वल टू, आपको पता होगा यहाँ वहाँ φ1 दीर्घवृत्त में φ1 माइनस φ2 था और अब यहाँ मैं इसको प्लस कर रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। जो आप दीर्घवृत्त के जो अंदर किया था सेम जस्ट आपको उल्टा करना है, आपको माइनस रखना है। ये जो चीज़ है आपको पता होगी, इसका उपयोग हमने कहाँ किया था। इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट ही बता दूं कि इसने कहा कि मतलब इसका एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है, इसका मैं डायरेक्ट पहले क्वेश्चन करता हूं कि यदि बिंदु a सेक थीटा b टेन थीटा व a सेक थीटा डेज b टेन थीटा डेज, दोनों हो गए φ1 और φ2, थीटा और थीटा डेज को मिलाने वाली जीवा नाभि से गुजरे तो, ये पूछ रहा है टेन थीटा बाई 2 टेन थीटा डेज बाई 2 की वैल्यू क्या होगी। सीधी सी बात है, दीर्घवृत्त की जगह ये परवलय है तो उसके अंदर इसकी वैल्यू पूछी है, तो हमारा इसके अंदर कुछ नहीं करना, ये नाभियाँ होती है इसकी प्लस माइनस a इज 0, तो आप एक एक करके इनकी जगह रख लें तो आपके पास में दो इक्वेशन आएंगे। सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको दीर्घवृत्त में भी करा रखा है, देखना। तो ये उससे गुजरते ही आपकी जो रिजल्ट आएगा वो फाइनल रिजल्ट आएगा टेन थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई 2 डेज बाई 2 और प्लस e माइनस 1 अपॉन ई डेज, या सॉरी इसमें ई डेज नहीं है, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये इसकी वैल्यू आपके क्या आ जाएगी, इसको उधर भेज दो तो ये माइनस में आ जाएगी। सेम कंडीशन, ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको दीर्घवृत्त के अंदर भी कराया था।
तो आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चन केवल ये जो इक्वेशन है ये केवल इसके लिए ही है खास तौर से। फिर मैं बात करूं अगला, ये तो प्राचलिक हो गया, ये आपके दूसरा इसके अंदर जीवा जो 5 1 5 2 मिलाती है और इसका मैंने ये एक एग्जाम्पल ले लिया। अब मैं बात करूं तीसरी बात, और वो है आपके ये है कि जिस तरीके से दीर्घवृत्त के अंदर याद होगा वृत्त और दीर्घवृत्त में, वृत्त के अंदर x cos फाई प्लस y sin फाई इक्वल टू 1, दीर्घवृत्त में x अपॉन a cos फाई प्लस y अपॉन b sin फाई इक्वल टू 1, ये आपके किसका टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा के समीकरण थे। ये दीर्घवृत्त के लिए, ये वृत्त के लिए, ठीक है, बिंदु फाई पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे जो कोस फाई साइन फाई है ये पैरामीट्रिक थे, तो इसकी जगह हम ये पुट कर लेंगे, तो वो स्पर्श रेखा का किस पर, बिंदु फाई पर क्या बन जाएगा आपके, ये x अपॉन a सेक फाई माइनस y अपॉन b टेन फाई इक्वल टू 1। ये तो बन गया आपके स्पर्श रेखा का समीकरण। और फिर चौथी बात आती है वो बिंदु फाई पर, फाई पर आपके निकालना है अभिलंब का समीकरण, ठीक है। तो नॉर्मल का समीकरण जो आएगा वो आपके आ जाएगा, देखिए अब ये आपको याद ही रखने हैं, चाहे तो हम इससे निकाल सकते हैं क्योंकि ये इस पे अभिलंब है तो इसकी अभिलंब रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं हम, फिर भी आप इसको याद रखेंगे तो अच्छा होगा। x cos फाई प्लस बी वाई कोट फाई इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये अभिलंब का समीकरण काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूले का जो सिस्टम है आपको इस तरीके से आपको याद रखने हैं, बस ये इसके अंदर मेन फॉर्मूले आपके आ जाएंगे। देखिए अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं वापस इसका भी, और क्वेश्चन है सरल रेखा x cos एल्फा प्लस y sin एल्फा इक्वल टू p अति परवलय p के अति परवलय x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर 1 के स्पर्श करने की शर्त क्या है। आपको पता होगा हमारे पास में सीधा देखो बहुत सारे एग्जाम्पल है, देखो या तो हम इसके अंदर स्पर्श करने की जो शर्त है वो क्या है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको पता है कि ये दीर्घवृत्त की थी, मैं इसको माइनस कर रहा हूँ, वास्तव में ये स्पर्श करने की शर्त क्या है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप यहाँ से इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बदल लें और फिर इसके अंदर पुट करें तो भी स्पर्श करने की शर्त आ जाएगी। और वो क्या आएगी, आपके डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, इसके अंदर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस, और इसके अंदर ये आपको पता होगा कि देखो ये प्लस बार बार मैं इसलिए आ रहा हूँ कि दीर्घवृत्त में प्लस था, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू पी स्क्वायर। ये आपके जो स्पर्श करने की शर्त आ जाएगी इसकी। आप चाहें तो इस रेखा की y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आप तुलना कर लें और उससे आप इसके अंदर m का विलोपन कर लें तो भी आपके ये शर्त आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल काम, कहीं परेशानी वाली बात नहीं। फिर आप अगर चाहें कि इस समीकरण से आप y का मान निकाल करके इसमें रखें और फिर आप वो x में द्विघात समीकरण आएगी तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac वाली शर्त लगा दें तो भी आपके ये शर्त आ जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें आपको डायरेक्ट याद रखनी चाहिए, याद रखने के तरीके से ही आप इसको कर पाओगे। बिल्कुल इजी काम है,
आप ये सारे फॉर्मूले इसके अच्छी तरह से आप लर्न कर लें तो आप इजी वे में काम कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है।